Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs distribution. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. They helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. My name is Anshuman Kumar Singh. मैं पटना का रहने वाला हूँ. मेरी अर्ली एजुकेशन चुमरी तलैया कोडरमा झारखंड से हुई है. मैंने अपना ग्रेजुएशन कामजस कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2015 में किया है. प्रेजेंटली मेरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 2 है आई है. ये मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेकंड अटेम्प्ट था. ओवरऑल मैंने सिविल सर्विसेज में 6 अटेम्प्ट दिए हैं, बट फॉरेस्ट सर्विस में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 2015 में मैं जब सर्विस में गया तो मैंने अपने अटेम्प्ट सर्विस में रह के ही दिए सारे, बट जो प्रीवियस अटेम्प्ट 2024 में दिया उसमें मैंने मेंस तक क्लियर किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू के लिए नहीं क्वालिफाई हो पाया. देन दिस ईयर मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और फाइनली मैं इंटरव्यू देके एंड सक्सेसफुली रैंक 2 पे हूँ. अब मैं सारे एस्पिरेंट से आई वांट टू डिस्कस the detailed strategy of how you should go for your preparation. So the first pillar of my strategy is your prelims. So जैसा कि you all are aware that prelims have become very dicey right now. It requires a lot of effort, your perseverance and also the knowledge aspect to clear the prelims examination. Prelims की बात करूँ तो सबसे पहले मैं resource की बात करूँगा कि आपका sources क्या होना चाहिए और subject wise sources क्या होना चाहिए जो मैंने follow किया. तो पॉलिटी के लिए जैसा कि आपको पता होगा लक्ष्मीकांत पढ़ना है, बट लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और जो बेयर एक्ट है वो पढ़ें. बेयर एक्ट अगर आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस ज़्यादातर हैं वो बेयर एक्ट से ही पूछे जाते हैं. तो बेयर एक्ट को ध्यान से पढ़ना है, उनके जो प्रोविजंस हैं उस पर आपका स्पेशली फोकस होना चाहिए. इवन जो उसके इंडाइसिस दिए हुए हैं, जो शेड्यूल्स हैं उसको भी आप पढ़ें, स्पेशली 10 शेड्यूल्स पढ़ें. इस बार क्वेश्चंस 10 शेड्यूल के प्रोविजन पे भी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही डायरेक्ट चूज एंड पिक किए हुए थे. अगर आप लास्ट ईयर देखें 2024 में भी प्रीलिम्स में जो लैंग्वेज का क्वेश्चन था, शेड्यूल लैंग्वेज का, वो भी आपके शेड्यूल से ही पूछे गए थे. देन जो सारे केस स्टडी दिए हुए हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो नीचे केसेस हैं. मैं बोलूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले चैप्टर में आप थोड़ा केसेस को ही पढ़ें, वो आपको मेन्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा. लक्ष्मीकांत के लिए भी आप स्टार्ट टू एंड पढ़ें लक्ष्मीकांत को. इफ यू सी द लास्ट चैप्टर्स जनरली हम इग्नोर करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप उसे इग्नोर ना करें. जैसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं, अगर आप देखें तो क्वेश्चन कन्वेंशनल एरिया से हटकर इवन यूपीएससी इज वेंचरिंग इनटू द अनकन्वेंशनल एरिया आल्सो. तो उन चीज़ों को आप पढ़ें ध्यान से. सेकेंड, मैं इकोनॉमी की बात करना चाहूँगा. इकोनॉमी के लिए मेरा जो स्ट्रेटजी था वो मैंने श्री राम IAS इकोनॉमी के नोट्स आते हैं, मैंने उस नोट्स को लिया और पर्सनली मैंने खुद से उसके नोट्स बनाए. और जो मैं मॉक्स देता था उनमें कोई इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट आते थे मैंने उनका डिटेल नोट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. देन अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स में वो कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं. उसके लिए मैंने श्री राम IAS के जो नोट्स थे इकोनॉमी के, मैंने उसको पिक किया, मैंने उसके डिटेल नोट्स बनाए. और जो भी टर्म्स न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर मैगजीन्स में मिलते हैं लाइक इन्फ्लेशन, तो मैंने उसको यूज़ किया गूगल से एंड जेमिनी से यूज़ करके मैंने उसको नोट्स बनाए. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी के सोर्स काफ़ी स्कैटर्ड हैं. अगर आप पॉलिटी से कंपेयर करते हैं तो पॉलिटी के जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी कॉन्सोलिडेटेड है, इकोनॉमी काफ़ी डिस्पर्स्ड है. तो मुझे लगता है आपको मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करके और आपको एक नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि आप उसको ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आप रिकॉल इजीली कर पाते हैं. ज्योग्राफी के लिए मैंने अपने नोट्स विजन IAS वैल्यू एडेड मटेरियल जो ज्योग्राफी का आता है और 11-12 की NCERT से मैंने बनाया था. नोट्स बनाने से इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में ये है कि अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी देखें तो उनके कॉन्सेप्ट को समझें. अगर आप इंडियन ज्योग्राफी देखें तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने गूगल का यूज़ करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा. लाइक रिवर्स पूछे जाते हैं तो मैंने इंडिया के सारे छोटे बड़े रिवर्स को अपने नोटबुक में बनाया, उनके डिटेल सोर्सेज के बारे में लिखा, उनके ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में लिखा, डिफरेंट माउंटेन. तो आप थीम बेस्ड इंडियन ज्योग्राफी में प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक पासेस, माउंटेन्स, डैम्स, रिवर्स. मुझे लगता है वो
क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा अलाइंड है। देन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में चूंकि मॉडर्न में आप देखेंगे लोग स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, आप स्पेक्ट्रम फॉलो करें, बट स्पेक्ट्रम के पीछे जो इंडाइसेस हैं उसको आप पर्टिकुलरली फॉर प्रीलिम्स ज़्यादा ध्यान से करें, क्योंकि कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वहां से आप उसको टैकल कर सकते हैं। एंशिएंट एंड मेडिवल अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें या ओल्ड या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। मैंने एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए जो मुझे काफ़ी कंड्यूसिव लगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है, एक पूनम दलाल दहिया मैम की बुक आती है, मैंने उस बुक को खरीदा एंड उसके एंशिएंट और मेडिवल उसमें पूरा दिया हुआ है। मैंने उसके नोट्स बनाए, एंशिएंट के अलग और मेडिवल के अलग, और अगर आप उस बुक को आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी इंफॉर्मेटिव है एंड कॉन्सेप्चुअली भी बहुत साउंड बुक है। तो मैंने उसके नोट्स बनाए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, और रिवाइज के साथ मैंने कुछ कोर जो टॉपिक्स थे जहां से यूपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मैंने उसको ज़्यादा याद करने की कोशिश की। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, आप उसको डेफिनेटली पढ़ें। और उसको भी मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, हमारी आदत होती है कि फर्स्ट 5 या 6 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लास्ट के चैप्टर पे फोकस नहीं करते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आप लास्ट से स्टार्ट करें, अगर आप 3-4 चैप्टर शुरू के पढ़ें फिर लास्ट को पढ़ें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप उसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ पाते हैं, और एप्लीकेशन पढ़ने से देन आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। फिर कमिंग टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, चूंकि इंडियन सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स एक ही होता है, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का वेटेज इसमें ज़्यादा है। अगेन इन्वायरमेंट के अगर आप सोर्सेज देखें तो लोग शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, बट मैं इससे थोड़ा डिसएग्री होता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी आज के समय के हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड है। आज के लिए इन्वायरमेंट बहुत डायनेमिक हो चुका है। तो मैंने इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट 30 ईयर्स के, मैंने सिर्फ उसको ही पढ़ा है, मैंने किसी बुक का हेल्प नहीं लिया, और उसके हर एक ऑप्शन को, लाइक एक ऑप्शन सपोज फिशिंग कैट आया एक ऑप्शन में 2023 क्वेश्चन में, तो मैंने उस फिशिंग कैट पे रिसर्च किया कि फिशिंग कैट क्या है, फिशिंग कैट क्या बिहेवियर्स है। तो आप इस तरह से अगर प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीपीसीबी अगर आता है तो आप सीपीसीबी पे डिटेल में देखें, गूगल करें, गूगल एआई का यूज करें एंड देन अपने नोट्स को बनाएं, ये मेरे हिसाब से लगता है ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस डेली करंट अफेयर को बहुत ही डेडिकेटली फॉलो किया है। पहले मैं उसको पढ़ता था, देन आई यूज्ड टू वॉच द होल वीडियो, आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, and then I used to take print out of each day daily current affair and I used to compile for 12 month, because मेरा मानना है कि चूंकि आप एक चीज को, मैंने फर्स्ट रीडिंग किया, देन मैं वीडियो देखा, फिर उसको मैं मंथली रिवीजन कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा, मुझे काफ़ी मदद मिली उससे। इसके कारण इवन 2024 में मेरा प्रीलिम्स में स्कोर 105 था, और दिस ईयर भी मार्क्स आए नहीं है, बट होपफुली मेरे स्कोर अराउंड 140 to 150 के बीच में होने चाहिए। इसके कारण इवन मॉक्स में अगर आप देखें, मैं ज़्यादातर जो मॉक्स को फॉलो किया, मैं फोरम आईएएस से जुड़ा रहा मॉक्स के लिए प्रीलिम्स में, उनके एसएफजी प्रोग्राम में, मैं एसएफजी में भी इस साल और पिछले साल टॉपर रहा, देन सिमुलेटर में भी मैंने टॉप 10 में हमेशा अपना पोजीशन रखा है। तो इन सब सारी चीज़ों के करने कारण मुझे लगता है मैं प्रीलिम्स में काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था, मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहा था। रिगार्डिंग हाउ टू टैकल द क्वेश्चन ऑफ अ प्रीलिम्स in examination and during mocks. So before attempting those questions, there are certain points which you have to keep in your mind. Like the first point, prelims is more a game of skill and aptitude rather than knowledge. Knowledge, it's obvious, it's a bedrock of this preparation, but I think application of those knowledge is the most important. वो application आपको कहाँ से आएगी? When you start practicing more. तो यहाँ पे मॉक्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और मॉक्स आप किसी भी कोचिंग का मॉक्स नहीं उठाएं, हो सकता है किसी भी कोचिंग में कहीं से सोर्स में गलत इन्फॉर्मेशन हो, तो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रह जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप स्टैंडर्ड मॉक उठाएं किसी भी कोचिंग का, जैसे कि मैंने फोरम आईएएस का दिया था, और उसको आप सॉल्व करें और एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में सॉल्व करें। मैंने देखा है कि लोग मॉक के पेपर ले लेते हैं और अपने रूम पे सॉल्व करते हैं, मेरा मानना है कि वो गलत है। आप एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में जाएंगे, आपका एक फियर होगा, आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा, आप जिस कंडीशन में वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम एग्जामिनेशन में आपको वही कंडीशन मिलेगी।
तो प्लीज़ मेरा एक सजेशन है सारे एस्पिरेंट्स को कि आप रूम पे मॉक पेपर को ला के सॉल्व ना करें। इट्स बेटर आप एग्जामिनेशन सेंट्रिक माहौल में जाएं एंड देन वहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के अराउंड आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, हर एक ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में देखना है करेक्ट और नॉट करेक्ट। उसको आप अपना पेंसिल या पेन रखें, उसको आप अंडरलाइन कर दें। मुझे लगता है आप 2-3 क्वेश्चन तो उससे ही सॉल्व कर पाएंगे। देन ऑप्शंस को सोचना है कि ऐसा क्यों है ऑप्शन। लाइक अगर आप 2023 में क्वेश्चन देखें, देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूज अ टूल टू टेक आउट इंसेक्ट फ्रॉम अ ट्री होल। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो उसमें ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे तो लॉजिकल इन्फ्रेंस से आपको पता चलेगा कि ओरंगुटान के अलावा उसका कोई आंसर ही नहीं हो सकता है। लाइक लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन था लाइक इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए। इफ यू सी अमेरिकन एप्पल हम मार्केट में जाते हैं तो सुनते हैं, तो थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा प्रीलिम्स निकालने के लिए और प्रैक्टिस करनी होगी और अपने बेसिक रिसोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ साथ आपको समझना है कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं और आप एआई या गूगल का यूज कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई भी क्लासेस मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद से प्रिपेयर किया और टॉपर स्टॉक देखा, पीवाईक्यू को ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया एंड उसके आंसर्स पे ज़्यादा पॉन्डर किया। एंड पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए आप मार्केट से कोई भी पीवाईक्यू का बुक ना उठाएं। मोस्ट ऑफ द बुक देखेंगे जहां क्वेश्चन रहेगा आंसर्स नहीं रहेंगे, अगर आंसर्स रहेंगे भी तो आंसर गलत होंगे। तो मैंने फोरम आईएएस के टूल किट को ज़्यादा सही समझा। उसमें आपके यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यू तो थे ही, साथ में सीडीएस और सीएपीएफ और स्टेट पीसीएस के भी बहुत सारे पीवाईक्यू थे। उससे आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता चलता है कि कमीशन के क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न क्या है। दूसरे स्ट्रैटेजी पे मैं मेंस की बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं लास्ट ईयर सीएससी का मेंस दिया था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट मेरे टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। दिस टाइम मैंने सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस दिया था। तो सीएससी के मेंस में और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप सीएससी का मेंस देखें तो सीएससी के मेंस में मोस्टली 4 जीएस के पेपर होते हैं, ऑप्शनल होता है, ऐसे होता है और क्वालिफाइंग आपके लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 2 टेक्निकल ऑप्शंस होते हैं। लाइक मेरे केस में जियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर था, एक इंग्लिश का पेपर होता है और एक आपका जो कि क्वालिफाइंग नहीं होता है, इंग्लिश के मार्क्स आपके जुड़ते हैं, और एक जनरल नॉलेज जो कि जीएस होता है उसका पेपर होता है। तो मैं डिटेल में हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और उनके नेगेटिव फॉलोआउट के बारे में बात करना चाहूँगा। लाइक फर्स्ट आई स्टार्ट विथ इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे स्कोरिंग है, यहाँ आपको ग्रामेटिकली यू हैव टू बी वेरी करेक्ट वॉट एवर यू आर राइटिंग। सो इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज को ही किया था और चूंकि ग्रामर्स में स्कोरिंग होता है तो मैंने ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया था। और मेरी एक जूनियर थी, उन्होंने भी मुझे हेल्प किया इंग्लिश के ग्रामर प्रिपरेशन में बिकॉज टाइम कम होता है और मैंने इस बार पूरा फोकस सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पे ही था मेरा। तो मैंने 4 महीने को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया। बट इंग्लिश के लिए मैंने लास्ट में 2 से 3 दिन ही निकाल पाया था। जनरल नॉलेज की मैं बात करूं तो चूंकि लास्ट ईयर मैंने फॉरेस्ट सीएससी का मेंस दिया था तो मेरी जीएस की नॉलेज अच्छी थी, तो मैंने जीएस के लिए इस बार अनफॉर्चुनेटली एक दिन भी डेडिकेट नहीं कर पाया। बट हाँ, मैं डेली करंट अफेयर विजन के हमेशा फॉलो करता था, तो मेरी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं अच्छे से क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में टैकल कर पाऊंगा और जो कि फाइनल डे हुआ भी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जनरल नॉलेज पेपर में अराउंड 24 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अराउंड 60% पेपर जो रहते हैं ज़्यादातर इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और आपके टेक्निकल साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं। तो चूंकि मैं फिजिक्स ग्रेजुएट था और लास्ट 10 ईयर से मैं सर्विस में था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं साइंस के क्वेश्चन को भी अच्छे से हैंडल कर लूँगा। देन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में वो काफ़ी सीएससी के कंपैरिजन में थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और थोड़ा टाइम का कंपल्शन होता है। तो ट्राई करें कि ज़्यादा आप डायग्राम का यूज़ करें, आप फ्लो चार्ट्स बनाएं ताकि टाइम को आप यूज़ कर सकें। और जो फ्रेमवर्क है लाइक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन पे ज़्यादा फोकस रखें, वो आपको
ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। देन रिगार्डिंग जियोलॉजी स्ट्रेटेजी, तो जियोलॉजी चूँकि मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान जियोलॉजी कभी पढ़ा नहीं था, बट मेरी ज्योग्राफी अच्छी थी तो मैं ये सोच के जियोलॉजी को लिया। तो आप किसी भी ऑप्शनल को सेलेक्ट करने से पहले देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड। आई शुड नॉट से इंटरेस्ट, बट फर्स्ट थिंग यू शुड गो थ्रू द सिलेबस। आप पूरे सिलेबस को एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें, देन अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करें। और आप ये देखिए कि उसके मार्केट में रिसोर्स हैं या नहीं, उसके बुक्स या सोर्सेज हैं या नहीं, क्या उसकी क्लासेस अवेलेबल है या नहीं। ऑप्शनल चूंकि थोड़ी टेक्निकल है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ नहीं है, आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए। तो मैंने इस कारण से आई टेकन प्लैनेट जियोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जहाँ पे उनका कोर्स काफ़ी अच्छा था, उन्होंने काफ़ी मुझे मदद किया, उनके नोट्स उनके लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल थे। उनके नोट्स जो पीडीएफ में थे मैंने उसको अपने एक नोटबुक में बनाया। मैं इस चीज़ में काफ़ी बिलीव रखता हूँ कि आप नोट मेकिंग करें और नोट को ट्राई करें कंपाइल करने में। ऑल्दो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैंने उसी नोट्स को रिवाइज किया। उससे ये होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको, अगर आप आई क्लोज करते हैं तो आपको डायरेक्टली वो लाइन्स या वो पेज आपको डायरेक्टली याद आता है, जिसको आप इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि आपको एक अच्छा स्कोर दे सकता है। जो जियोलॉजी को पेपर के अटेम्प्ट करने के कुछ स्ट्रैटेजी हैं, लाइक इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं दोनों सेक्शंस में, देन आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करने। इन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन यू शुड गो फॉर which question should give you more marks, rather than you should avoid your emotions while attempting the question. You should be practical, like which all question you should target so as to maximize your score. Then answer करने के टाइम मैंने इस बार, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मेंस था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, और मैंने कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा। इसमें आप ज़्यादातर हर एक टॉपिक पे आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रेलिवेंट डायग्राम बनाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको ओवरडू करें, जहाँ रेलिवेंट है वही डायग्राम बनाएं। डायग्राम को बॉक्स करें, उसको लेबल करें, और जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको आप बस एड्रेस करें। ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मुझे दोनों पेज मिले हैं तो मुझे दोनों पेज पूरे फिल करने हैं। मुझे लगता है एक गलत स्ट्रैटेजी है। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए आप उतना लिखें, आई थिंक वो ज़्यादा हेल्पफुल है। रिगार्डिंग माई सेकेंड ऑप्शन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर चूँकि जीएस पेपर 3 मैंने लास्ट ईयर मेंस दिया था, तो जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर में मेरी काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट थी। तो फिर भी मैंने पहले एग्रीकल्चर के सिलेबस को देखा। एग्रीकल्चर को सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो जो पहला पेपर है वो ज़्यादातर जीएस अलाइंड है, तो मुझे लगा कि पहला पेपर मैं कर लूँगा। एंड जीएस पेपर 2 थोड़ी बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो मेरे फॉर्मेटिव ईयर में मेरी बायोलॉजी अच्छी थी, तो मुझे लगा मैं अच्छे से इसको हैंडल कर सकता हूँ। सेकेंड, सोर्सेज के बारे में तो मैंने एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली पता किया, तो कृष्णा बुखारे सर जो कि वाजीराम में टीचर हैं, तो उनकी क्लासेस थी ऑप्शनल की, तो मैंने ऑप्शनल वहाँ ज्वाइन किया। और उनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, उनके नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स बना हुआ है, जो कि आपको पीवाईक्यू को अलग से तैयार नहीं करना पड़ेगा। उनकी क्लासेस में कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी क्लैरिटी थी, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली चीज़ों को समझने में। और मैं हर एक क्लास के बाद चाहता था कि मैं उस क्लास के नोट्स को क्लास में ही रिवीजन कर लूँ, और नेक्स्ट डे फिर मैं एक चैप्टर आगे का पढ़ के आऊँ, ताकि मुझे क्लास में समझने में आसानी हो। तो मैंने उस पर काफ़ी काम किया, और मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो मैं होपफुल था कि एग्रीकल्चर भी मेरा अच्छा स्कोरिंग होगा। नाउ एग्जामिनेशन हॉल में एग्रीकल्चर को कैसे अटेम्प्ट करना, तो चूँकि पेपर 1 ज़्यादा जनरलिस्टिक है, तो वहाँ पर आप आंसर्स को लिख सकते हैं, बट पेपर 2 टेक्निकल है, वहाँ पे आपको टेक्निकल कीवर्ड्स, लाइक अगर आप चैप्टर्स देखें तो सीड टेक्नोलॉजी है या प्लांट फिजियोलॉजी है, जहाँ पे अगर ट्रांसपिरेशन है तो उसकी थ्योरीज है, उसके आपके डायग्राम्स लिखने होंगे। देन अगर एंजाइम्स है तो एंजाइम्स के रिएक्शन लिखने होंगे। कैम पाथवे है तो उसके प्रॉपर रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए और लेबल्ड होने चाहिए। C3 C4 का डिफरेंस क्लियरली आपको डिफाइन होना चाहिए। तो वो सर के नोट्स में भी काफ़ी अच्छे से मेंशन था, और चूंकि मैंने रिवाइज किया था तो मुझे एग्जैक्टली एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी हो रही थी कि हाँ ये डिफरेंसेस कहाँ है या मैंने ये कहाँ पढ़ा है। देन कुछ टॉपिक इसमें भी हैं जहाँ जीएस के साथ ओवरलैप है पेपर 2 में भी, लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, तो एग्जाम में भी इस बार क्वेश्चन था, तो मैंने उस क्वेश्चन को अपने जीएस के नॉलेज के बेसिस पे ही किया, और मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छा
उस क्वेश्चन को टैकल किया। ये है पूरी एग्रीकल्चर की स्ट्रेटेजी। देन मैं जनरल नॉलेज पे, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं जनरल नॉलेज के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज अपना नहीं रखा, मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखा, मैंने ज़्यादा मॉक भी नहीं दिए मेंस के लिए। मुझे लगा कि फॉर टेक्निकल ऑप्शनल्स लाइक जियोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट rather than to give mock, you should have lot of revision because it's a technical subject. आप जो पढ़ेंगे अगर आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एग्जाम में तो hopefully you will get good marks. Then coming to the third part of interview, which is most interesting part, that is interview. तो इंटरव्यू के लिए जैसे आप ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ें, ट्रांसक्रिप्ट में जो प्रीवियसली जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है उनके क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग बोर्ड मेंबर के द्वारा पूछा गया. सो ट्राई टू राइट डाउन दोस क्वेश्चंस and their responses. If they are like more technical in nature, then flip your notes, see the notes. So थोड़ा अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको ओवरऑल एक कंटूस्ट पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, like the WH क्वेश्चन और the situational क्वेश्चन. तो आप उस हिसाब से अगर अपने माइंड को इनिशियल फेज में, पोस्ट मेंस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने के लिए आपका काम काफी आसान हो जाएगा. नेक्स्ट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्पेशली इंटरव्यू के फेज में. ऑल्दो मेरे पूरे प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा है, मैंने मोस्टली डेली विजन IAS के डेली करंट अफेयर को ही पढ़ा था क्योंकि ज़्यादातर वो न्यूज़पेपर का ही कंपाइलेशंस होते हैं. बट इंटरव्यू फेज में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, आप डिफरेंट ग्लोबल या नेशनल इवेंट या इकोनॉमिक इश्यूज पे पर्सपेक्टिव को पढ़ें. और न्यूज़पेपर पढ़ने में जो मैंने ध्यान दिया, लाइक मैं किसी एडिटोरियल को डिटेल में नहीं पढ़ता था, मैं उसके हेडिंग्स को पढ़ता था और मैं अपना परसेप्शन उस पर खुद बनाता था कि क्या इसके प्रोस कॉन्स हैं, क्या अगर ये पूछा जाएगा तो मैं इसको कैसे, एंड देन मैं एडिटोरियल पढ़ता था. तो ज़्यादातर अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप कन्वर्ज करेंगे किसी भी स्कॉलर के द्वारा लिखा हुआ एडिटोरियल को और आपके थिंकिंग को, जो बेसिक प्रीमाइसेस हैं वहाँ पे आपका कन्वर्जेंस होगा. तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अब आपने डैफ को देखें, डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म को. डैफ में एक एक इन्फॉर्मेशन पे आप रिसर्च करें, लाइक आपका स्कूल, लाइक मेरा स्कूल का नाम ग्रिजली विद्यालय झुमरी तिलैया है. तो इवन इन फाइनल इंटरव्यू मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिजली. तो आप छोटी छोटी पॉइंट्स पे ध्यान दें, स्कूल के नाम, आपकी हॉबीज, आपके अचीवमेंट, और ट्राई करें कि डैफ को आप पूरा इंफॉर्मेशन से ओवरलोड ना करें क्योंकि आप जितना कम विंडो देंगे और जो आप कर रहे हैं, मेरा मानना है आप उसी चीज को लिखें. ब्रैगिंग एंड गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, आई थिंक इट क्वेश्चंस योर एथिक्स एंड मोरालिटी. सो उस चीज पे आप स्टिक रहिए, आप ऑनेस्ट रहिए क्योंकि मुझे लगता है सिविल सर्वेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है फॉर बीइंग ऑनेस्ट. देन हर एक इन्फॉर्मेशन को उसमें नोट डाउन कीजिए एंड ट्राई टू राइट डाउन द रिस्पॉन्सेज. मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इंटरव्यू की तैयारी बस करते हैं कि मैं बोल लूँगा, ऐसा नहीं होता है. आप उसको लिखें, बार बार लिखें, आप उसको मॉडिफाई करें, और आपकी अगर कोई ऑप्शनल है और उस ऑप्शनल से किसी ने इंटरव्यू को पहले प्रिपेयर किया है तो आप देखें कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. रिगार्डिंग मॉक, जैसा कि मैंने पहले बोला, लाइक mocks which are there in the coaching institute and the mock at final and UPSC interview is totally different. Although मैंने for practice per se I joined Forum IAS. I had given 2 mocks in Forum IAS, 1 mocks at Vajiram and 2 mocks at Sankalp IAS. इन सारे mocks में मुझे संकल्प IAS के mock ज़्यादा कन्वर्ज लगे UPSC के फाइनल mock से. Then final day of interview आप रिलैक्स रहें, अपने नर्व्स को काम रखें, एंड जब आप यूपीएससी भवन में जाएं तो आप कॉन्फिडेंट रहें. आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि दिस इज योर अचीवमेंट एंड यू आर हेयर टू एंजॉय. और पूरे इंटरव्यू आप एज अ डिस्कशंस की तरह सोचें. दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, दे आर जस्ट गोइंग टू टेस्ट वेदर यू हैव दोज ट्रेट टू बी पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट और नॉट. देयर आर सर्टेन क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड इन सिविल सर्वेंट, एंड हाउ दे विल चेक इट, दे आर चेकिंग इट थ्रू योर responses and the question answer which they'll ask. प्रोसेस को एंजॉय करें, आप ह्यूमिलिटी से किसी चीज को जवाब दें, आप में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस को ध्यान से सुने. लाइक मेरे इंटरव्यू में
जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं इतना टाइम लूँ ताकि उनको लगे कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, थिंकिंग करें डायरेक्टली हॉल में जाकर, रादर देन आप प्री कंसीव्ड आंसर बना के नहीं जाएं। प्री कंसीव्ड आंसर से आप हो सकता है कि आप स्ट्रक हो जाएं बीच में, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। नेक्स्ट, अगर आप रॉन्ग आंसर भी दे रहे हैं तो उससे डिसहार्टेंड नहीं होना है। यू हैव अ चांस टू कम बैक अगेन विद द अदर क्वेश्चंस, और आई टू आई कांटेक्ट रखें। जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उनको ही जवाब दें। लाइक व्हाट आई सी इन सम मॉक्स, people used to answer and they used to look at the different panelist. I think it's not a good way of communication. Like अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप दूसरे आदमी के आंख में देख के कैसे बातचीत कर सकते हैं? आपको जो बातचीत कर रहे हैं आपसे, उनके ही आंख में आप या उनके ही तरफ आपकी बॉडी अलाइंड होगी रिगार्डिंग आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें, इंजॉय करें प्रोसेस को, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नाउ चूँकि मैं एज अ डिप्टी कमांडेंट हूँ तो वर्किंग प्रोफेशन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो चूँकि एज अ फौज में मुझे कम टाइम मिलता था तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट मैं फिर भी 1-2 घंटे निकाल के प्रिपरेशन कर रहा था। बट फाइनली मैंने अपने 5 अटैम्प्ट सर्विस में वेस्ट किए, जहाँ पे रादर देन वेस्ट मैं ये बोलूँगा कि मैंने उन अटैम्प्ट से कुछ सीखा ही है। बट विदाउट प्रिपरेशन मैं एग्ज़ाम दे रहा था, जो कि सही स्ट्रेटजी नहीं है। आप अपने अटैम्प्ट्स को ध्यान से रखें, उसको अननेसेसरली एक्सपेंड ना करें, क्योंकि ये प्रीसियस अटैम्प्ट्स होते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ आप क्लियर कर पाएंगे तो ही अटैम्प्ट में, ये मुझे लगता है मैंने एक मिस्टेक किया है अपने प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। देन आप टाइम निकालें और ट्राई करें कि जो डेली आप टॉपिक देख रहे हैं उन टॉपिक पे पहले आप पढ़ें। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। कोई भी टॉपिक हो, इवन अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और हिस्ट्री में मैंने अगर प्रेस चैप्टर निकाला है, तो अगर आप देखें कि प्रेस का क्या रोल है आज के समय में। प्रेस का रोल है इंफॉर्मेशन देना, या लोगों को कनेक्ट करना, या जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं उसको प्रमोट करना, या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताना, गवर्नमेंट एट्रोसिटीज़ के बारे में बताना। तो मुझे लगता है कि आप टॉपिक्स को उसी हिसाब से देखें। अगर कोई न्यूज़ है कि लाइक रिसेंट इफ यू सी द क्राइसिस इन यूएसए एंड ईरान, तो you try to develop your own perspective that what is the humanitarian cause of it, what is the international trade impact, negative, positive, both. So try to find out solution from a topic rather than reading directly the notes. मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। किसी भी टॉपिक में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ऑल्दो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, बट अगर आप 2nd या 3rd ईयर ऑफ प्रिपरेशन में हैं, तो मेरा मानना है कि आप टॉपिक्स देख के और खुद उसको लिखें, खुद समझें कि क्या प्रॉब्लम होती है। कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज आपके अगल बगल में हो रहा है तो उसका आप पर्सनल एक्सपीरियंस लें। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो रहा है तो जाकर उसको देखें, समझें। मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन बीइंग वर्किंग, जो नेक्स्ट आपको करना है, लाइक आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है टू बी लाइक टू ज्वाइन दिस सर्विस, बिकॉज व्हाट आई थिंक इन सर्टेन ईयर्स व्हाइल आई वाज इन सर्विस आई वाज लैकिंग इन कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, बट स्टिल ड्यू टू परसिवरेंस मैंने अपने आप को बांध के रखा, और जो मेरा पैशन और डेडिकेशन था ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन टाइम, दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम सर्विस, फाइनली आई गॉट दिस। सो आई थिंक मोटिवेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, फाइनली मैं कुछ पॉइंट्स पे पॉन्डर करना चाहूँगा जो कि एस्पिरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग होल जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड मल्टीपल सोर्सेज, जो कि और भी टॉपर्स ने आपको सजेस्ट किया होगा। आप मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाई कम करें, स्टैंडर्ड सोर्स को पकड़ें और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो आप रेप्लिकेट भी कर पाएंगे, और सेकंड आपका पर्सपेक्टिव भी डेवलप होगा, आप उसमें कुछ अलग पॉइंट निकाल सकते हैं। सेकंड, आप इंटरलिंक करें टॉपिक्स को। सारे टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंकिंग से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट और आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा, आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। तीसरा, आप मेंटल पीस रखें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, स्ट्रेस में ना जिए, क्योंकि ये स्ट्रेस आपके हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है। देन फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दें। आप जहाँ भी रह रहे हो, कहीं पार्क है, अगर आप रनिंग नहीं करना चाहते हैं, आप वॉक पे जाएं, स्विमिंग करें, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलें, दोस्तों से मिलें, थोड़ा अपने लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। मैं इसमें कभी बिलीव नहीं करता हूँ कि आप पूरे टाइम सिर्फ आवर्स पे ध्यान रखें।
आप एफिशिएंट रहें। जब आपकी बॉडी, आपका माइंड एफिशिएंट रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी भी रहेगी वो काफ़ी एफिशिएंट होगी। तो एफिशिएंसी इज़ मोर देन द टाइम मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट स्पेंड ड्यूरिंग देयर स्टडीज। फोर्थ, आप डेडिकेटेड रहें। मुझे लगता है डेडिकेशन और मोटिवेशन में फैमिली मेम्बर का भी रोल है। मैं फैमिली मेम्बर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, दिस इज़ नॉट अ जर्नी ऑफ अ सिंगल एस्पिरेंट, आई थिंक दिस इज़ अ जर्नी ऑफ होल फैमिली। तो आप अपने किड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर या अपने सन डॉटर को सपोर्ट करें उनके एस्पिरेशंस को पाने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट काफ़ी रिक्वायर्ड है। उनको डिफ़िकल्ट टाइम में आपका सपोर्ट काफ़ी रिक्वायर्ड है, मेरा ये मानना है। और लास्ट है कि आप कॉन्सेप्ट पे जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आप किसी तीनों फेज़ को ले लें तो ज़्यादातर तीनों फेज़ आपके कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेंस के क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे भी आप याद करके जाएंगे, स्पेशली नॉन टेक्निकल, लाइक टेक्निकल ऑप्शंस में तो ऑब्वियस है आपको याद करके जाना होगा एंड देन आपको रेप्लिकेट करना होगा। बट जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आप ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आंसर्स में एग्जाम्पल्स को लिखें, ऑल्दो मैं अवॉइड करता था एग्जाम्पल्स लिखना, बट अगर आपको याद आ रहा है तो एग्जाम्पल्स लिखें। बट याद रखें एग्जाम्पल्स के चक्कर में आप क्वेश्चंस के क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो ये मेरा मानना है, एस्पिरेंट्स को ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। देन जो बिगेस्ट मिस्टेक और जो बिगेस्ट बेन था मेरे लिए, लाइक बून था सॉरी मेरे लिए, तो बिगेस्ट मिस्टेक मेरा था जो मैंने आपको बताया भी कि अटेम्प्ट को एग्जॉस्ट करना अननेसेसरली मुझे नहीं करना चाहिए था। और जो बिगेस्ट मेरे लिए बून था वो था कि मैंने स्टडी से ब्रेक लेके और सर्विस से ब्रेक लेके और जो मैंने प्रिपरेशन किया तो मुझे लगता है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा मेरे लिए। और रिगार्डिंग डीकेटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक में मैं इनके वीडियोस को हमेशा अपने तीनों प्रिपरेशन फेज के अराउंड देखा। मैंने टॉपर स्टॉक में मोस्टली डीकेटी को ही फॉलो किया ताकि मैं जानूं कि लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेस हैं। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड लास्टली it's a service, even though if you'll not get it, don't get disheartened. UPSC is a journey, it's a way of life. The things which you'll came to know during the preparation, I think it's a helpful for you whether in the service or outside the service. Jai Hind.